बांग्लादेश में इस वक्त काउंटिंग चल रही है। वहां से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अब तक बीएनपी की 7 सीटों पर जीत हो चुकी है। बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने ढाका में 17 सीटें जीत ली हैं, तो वहीं बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम ठाकुरगांव 1 सीट से आगे चल रहे हैं। वहीं अब तक जमाते इस्लामी के अगर आप कैंडिडेट्स को देखेंगे तो 18 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने विजय हासिल की है। शेख हसीना विरोधी छात्रों की पार्टी एनसीपी 2 सीट्स अपने खाते में कर चुकी है, यानी कि 2 सीटें उनके खाते में आती हुई इस वक्त दिख रही हैं। फिलहाल ये जो रुझान हम आपको दिखा रहे हैं, इससे बांग्लादेश में किसकी सरकार बनने जा रही है, ये तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ होती दिख रही है। इस बार के चुनाव में बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच कड़ी टक्कर है। जमाते इस्लामी 11 पार्टियों का एक गठबंधन है। आज रात तक ज्यादातर सीटों के रुझान बिल्कुल साफ हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे। कल सुबह बांग्लादेश का चुनाव आयोग अंतिम विजेता की घोषणा करेगा और यह बताएगा कि बांग्लादेश की आवाम ने किसे बांग्लादेश की कमान सौंपी है। लेकिन पिछले 1 साल में काफी उठापटक देखने को मिली। बांग्लादेश में चुनाव कराना इतना आसान नहीं था। जगह जगह पर हिंसा की खबरें आज भी आई। राजधानी ढाका और पोर्ट सिटी चटगांव से लेकर कॉक्स बाजार हो, कोमिला हो, राजशाही हो, गोपालगंज हो, मुंशीगंज हो, ब्राह्मण बरिया हो या फिर मेमन सिंह या खुलना, ये सारे इलाके जहां पर वोटिंग हुई, यहां पर काफी हिंसा देखी गई और बैलेट पेपर की लूट की तस्वीरें भी यहां से सामने आई। ढाका में तो वोटिंग शुरू होने से पहले ही पोलिंग बूथ लूटे जाने की शिकायत मिल गई। कई जगह पर जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थकों के बीच में मारपीट हुई, बमबारी हुई, पोलिंग में खलल डालने की कोशिश तक की गई। पोलिंग के दौरान हिंसा के सबसे ज्यादा आरोप जमाते इस्लामी पर लगे। हालांकि जमात ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, इससे इनकार किया। चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थकों ने कई जगहों पर पोलिंग बूथ पर जबरन ठप्पा मारकर अपने वोट बैलेट बॉक्स में भरवा दिए हैं। एक तरफ निष्पक्ष चुनाव की बात की गई थी, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की मिलीजुली खबरें भी बांग्लादेश से अब सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि बांग्लादेश की आवाम अपने प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुनने जा रही है, क्योंकि जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीएनपी कहीं ना कहीं बढ़त लेती नजर आ रही है। मेरे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज जुड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, बहुत स्वागत है आपका। शुएब रजा हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जो काफी समय से बांग्लादेश की राजनीति पर खास नजर रखते रहे हैं। सबसे पहले शुएब, आपसे ही मैं समझना चाह रही हूं कि इस वक्त रुझान जो सामने आ रहे हैं वो बीएनपी का पलड़ा भारी दिखा रहे हैं। बांग्लादेश के लिए संकेत कैसा है? बिल्कुल, देखिए बीएनपी इस वक्त क्योंकि 5 बजे से ही जो लगातार गिनती हो रही है उसमें ये नजर आ रहा है कि बीएनपी वहां सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। बांग्लादेश के लिहाज से हम देखें, हालांकि शेख हसीना का हमने आज पढ़ा भी, स्टेटमेंट आया कुछ देर पहले, और जो अवामी लीग वो तो इस चुनाव को जाहिर सी बात है शुरुआत से ही खारिज करती रही है और यूनुस सरकार पर लगातार वो हमलावर रही है। लेकिन जो चुनाव जो भी हुए हैं, हिंसा हुई, तमाम बातें वहाँ से सामने आई, लेकिन अभी बीएनपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआत में हालांकि जब रुझान आ रहे थे और शुरुआती टक्कर थी, उसमें नज़र ऐसा लग रहा था शुरुआत में कि शायद जमात भी टक्कर देगी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि करीब 60 से 70 सीटों पर लगातार जो बीएनपी है वो आगे बढ़ती दिख रही है। वहीं जमात इस्लामी का जो गठबंधन है वो बहुत पीछे हम देख रहे हैं कि नज़र आ रहा है। बांग्लादेश के लिहाज से, क्योंकि हम 1991 से देखते हैं और 2026 अब तो 2 जो ताकतवर महिलाएं रही है बांग्लादेश में, चाहे खालिदा जिया की बात करते हैं या शेख हसीना की बात करते हैं, उनके बगैर ये चुनाव हुआ है। खालिदा जिया का कुछ दिनों पहले निधन हो गया था और शेख हसीना भारत में है शरण लिए हुए, तो उसके बाद पहली बार लग रहा है कि एक जो पुरुष प्रधानमंत्री है बांग्लादेश को मिलने जा रहा है। हालांकि इस चुनाव में हमने देखा कि महिलाओं की जो नेतृत्व होना चाहिए था जिस तरह से चुनाव में, वो नजर नहीं आया किसी भी पार्टी ने, चाहे वो बीएनपी हो या फिर जमात इस्लामी। जमात इस्लामी एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बांग्लादेश में अब नई सरकार बनेगी तो वो किस तरह की बनने वाली है। एक तो ये आप अंदाजा लगा सकती है। हालांकि ये कहा जाता है कि इनडायरेक्टली 50 जो महिलाएं हैं वो संसद पहुंचती है, लेकिन जो चुनाव होता है, जो लोग जिसके लिए मतदान करते हैं, उसमें आपने महिलाओं का जो नेतृत्व होना चाहिए था उसको दरकिनार कर दिया। बीएनपी अगर सरकार अब बनाती है, सुबह तक ये साफ हो भी जाएगा, शुरुआती रुझानों में साफ लग भी रहा है,
तो तारिक रहमान को बनिस्बत जमात इस्लामी के अगर बात करते हैं तो उसके लिहाज से हम कह सकते हैं कि थोड़ा बेहतर होगा भारत को डील करना। हालांकि जो इतिहास एक रहा है बीएनपी का, चाहे वो 1991 में रहा हो या 2001 में जब खालिदा जिया प्रधानमंत्री वहां पर बनी, तो जो डील भारत के साथ उनकी थी एक तरीके से वो बहुत मुश्किल होता था। शेख हसीना के साथ हमारे जो ताल्लुकात थे वो बढ़िया रहे। तो उम्मीद ये करनी चाहिए, क्योंकि 17 साल के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश लौटे, उनको समर्थन भी मिला है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि जो अवामी लीग का पूरा जो वोट था, जो भी समर्थक थे, उन्होंने भी मजबूरी में बीएनपी को ही वोट दिया है, और जो एक जीत की तरफ बढ़ती हुई बीएनपी दिख रही है उसमें उनका बड़ा योगदान है। मेरी बहुत सारी लोगों से लगातार बात हुई है, कल भी हमने बात किया, सुबह से भी हम बात करें, खासतौर पर जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनसे भी बात हुई। वो ये बात कहते नजर आए कि पहले तो हमारा बिल्कुल जहन ये है कि आपने एक पार्टी को, अवामी लीग को, बिल्कुल पाबंदी उस पर लगा दी, बैन कर दिया। एक तो ये बड़ा गलत मैसेज गया है दुनिया में, क्योंकि अगर बाहर करना था तो वो जनता करती, किसी भी पार्टी को, उसको ये अधिकार है। सरकार ने एक साजिश करके, पूरी यूनुस सरकार ने, वो पार्टी जो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी रही है, बीएनपी जो है वो लगातार वहां पर दिखती रही है। लेकिन अगर आप आवामी लीग की बात करें तो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी वहां पर, जिसे बाहर किया गया यूनुस सरकार की तरफ से, उस पर बैन लगा दिया गया, और इस बार उसके उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव में नजर नहीं आए थे, क्योंकि पूरी तरीके से चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया गया था। और उसके बाद ये नई तस्वीर जो है वो उभर कर आ रही है, जिसमें बीएनपी जो है वो आगे दिख रही है। भारद्वाज साहब, जरा ये जो तस्वीर इस वक्त उभर रही है, जिसमें हम टैली भी दिखा रहे हैं, 76 सीट्स, यानी कि 76 सीट जहां पर बीएनपी इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है, और जमात इस्लामी पूरी तरीके से पिछड़ रही है, 21 सीटों पर लीड कर रही है। ये तस्वीर जो बांग्लादेश की इस वक्त उभर रही है, हिंसक प्रदर्शन अगस्त 2024 में जो हुए, उसके बाद 18 महीने की जो यूनुस सरकार वहां पर अंतरिम सरकार रही, उसके बाद आप इन रुझानों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो रुझान बता रहे, निश्चित रूप से जो जिन राजनीतिक दलों के बीच में कंटेस्ट था, बीएनपी और जमात, वो मैं तो मोटे तौर पे मानता हूं कि ये दोनों एक ही विचार को रिप्रेजेंट करती हैं। एक सॉफ्ट इस्लाम की बात करता है, एक रेडिकल इस्लाम की बात करता है, लेकिन दोनों ही एक ही विचार के हैं, और दोनों ने 2001 से 2006 के बीच में सत्ता भी शेयर किया, अलायंस पार्टनर थे, और चुनाव भी साथ लड़ा। 2008 का चुनाव भी इन्होंने साथ लड़ा। तो बेसिकली कंटेस्ट जो था वो एक ही विचार और एक ही माइंडसेट के लोगों के बीच में कंटेस्ट था, और इसीलिए मैं कहूँगा कि ये जो चुनाव हुआ ये बहुत कुछ समावेशी चुनाव नहीं हो पाया, क्योंकि जो दूसरे बड़ा राजनीतिक दल था, जो 1949 में जिसकी स्थापना हुई और बांग्लादेश की आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, लीडिंग पार्टी रही, उस राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया, और वो राजनीतिक दल अवामी लीग, जिसको पिछले चुनाव में 2008 में उसको 49% वोट मिले थे, उससे पहले भी 40%, 38%, 34% वोट मिले थे, उस राजनीतिक दल को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। तो ये एक तरीके से समावेशी चुनाव नहीं है, और ये जो फॉर्मूला बांग्लादेश की राजनीति में चलता है कि -2, -1 और मैनेज 1 और मैनेज और -1, वो फॉर्मूला फिर से चालू हो गया कि, और इसमें कहीं न कहीं जो अथॉरिटेरियन ताकतें हैं, जिसमें चाहे आर्मी की भूमिका भी रही 2006 से 2008 के बीच में, कि पहले -2 का फॉर्मूला बढ़ाया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, तो फिर मैनेज 1 की अवामी लीग को मैनेज करके और फिर चुनाव हुए। और अभी ये जो हुआ है इसमें बेसिकली -1 और मैनेज 1 वाला फॉर्मूला हो गया, कि आपने अवामी लीग को तो माइनस कर दिया, बाहर कर दिया, और आपने बीएनपी को मैनेज कर लिया। लेकिन ये बात निश्चित रूप से है कि जो एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी माइंडसेट था, वो उससे मुझे लगता है कि कुछ राहत मिल जाएगी बांग्लादेश के जो सेकुलर डेमोक्रेटिक जो लोग हैं, कि जमात इस्लाम अगर सरकार से बाहर रहती है और बीएनपी अगर सरकार बनाती है, तो लोग बेहतर स्थिति में होंगे जमात इस्लाम के बनिस्बत। और ये लेकिन ये बात पक्का है कि इसके डोमेस्टिक इम्प्लीकेशंस भी होंगे और इसके रीजनल इम्प्लीकेशंस भी होंगे, क्योंकि जो 2001 से 2006 के बीच में जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा, वो बहुत ख़राब ट्रैक रिकॉर्ड है,
सारा जो तंत्र चलता था वो हवा भवन से चलता था और उस वक्त बांग्लादेश को इस्लामाइजेशन की तरफ धकेला गया। रेडिकलाइजेशन, आर्म ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब सब तरीके की, और टेररिस्ट अटैक्स होते थे, सब तरीके की एक्टिविटीज़ हुई तब बीएनपी और जमात इस्लाम सत्ता में थी। तो क्या अब उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है तारिक जो अभी प्रधानमंत्री बनेंगे, जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ हो और वो बहुत एक सेकुलर, एक इंक्लूसिव बांग्लादेश की बात करें और वो ना केवल बांग्लादेश को आगे बढ़ाए, बाकी जो क्षेत्रीय स्थायित्व है, जो शांति है, उसको भी आगे करे, भारत के साथ भी संबंधों को एक अच्छे तो आपको भारद्वाज क्या लग रहा है इस वक्त कि ये जो नई सरकार है ये आंतरिक स्थिरता बांग्लादेश में लेकर आ पाएगी या फिर देश में एक राजनीतिक अस्थिरता जो अभी भी देखी जा रही है वो कंटिन्यू होने वाली है? देखिए, अगर इसमें देखना पड़ेगा कि फाइनल रिजल्ट्स कितने होते हैं। अगर बीएनपी बहुत अच्छे बहुमत के साथ रहती है और जमात इस्लाम जो कि उनका बहुत कम वोट शेयर रहा है हमेशा, 91 के चुनाव में उनको मैक्सिमम वोट मिला था 12%, 96 में उनको 8% मिला, 2001 में 4% मिला, 2008 में 4%। उनका शेयर बहुत कम था, उनका सीट मैक्सिमम 17-18 सीट रहा है। अगर जमात इस्लाम और जो 11 पार्टी अलायंस है, अगर उनको अच्छा सीट शेयर मिला, अपोजिशन में भी अगर स्ट्रांग रहे, तो निश्चित रूप से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थायित्व बरकरार रहेगा, क्योंकि वो अपना जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है, जो शरिया रूल है, जो जिस तरीके के उनके फरमान आते हैं और मैनिफेस्टो होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने पर बल देगी। तो एक तो ये संभावना है कि राजनीतिक अस्थिरता की तरफ बांग्लादेश को धकेला जाएगा, क्योंकि वो भी पावर शेयरिंग की तरफ अपने आप को। दूसरा एक बहुत बड़ा पक्ष है कि क्योंकि ये चुनाव हुए हैं तो इसी के साथ साथ रेफरेंडम भी हुआ है, और रेफरेंडम में जनता को सिर्फ इतना ही दिया गया कि ये जो 5 मूल पॉइंट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, उसमें यस और नो में आपको एक चूज करना है। अगर जनता ने उसमें यस को कर लिया तो जमात इस्लाम, क्योंकि ये जुलाई रिवोल्यूशन है और जो सारा चार्टर तैयार हुआ है, जुलाई चार्टर, वो जमात इस्लाम का जो पिछले 1.5 साल का शासन रहा है जो केयरटेकर गवर्नमेंट का, उसके पॉइंट्स को एंडोर्स करने वाली बात। और इसमें एक क्लोज और रखा गया है कि अगर ये पार्लियामेंट चुन के आएगी तो ये तुरंत सत्ता हस्तांतरण नहीं होगा। इसमें ये जो पार्लियामेंट बनेगी ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल बनेगी और 6 महीने, लगभग 180 दिन से 270 दिन तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स काउंसिल की तरह काम करेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक टफ टाइम होगा बांग्लादेश के लिए, और इसमें अगर सत्ता तुरंत हस्तांतरण नहीं हुआ, तारिक को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया अभी से, तो बीएनपी में जो एक तरीके का एक बेचैनी होगी, वो दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंटेशन रेफरेंडम की यहाँ पर बात हुई है तो इसी पर थोड़ी और चर्चा करते हैं, क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी ये समझ पाए कि बांग्लादेश में इस रेफरेंडम की चर्चा आखिर क्यों हो रही है। क्योंकि इस बार चुनाव के साथ इस पर भी चुनाव कराया गया जिसमें यस और नो में जवाब देना था। और शुएब, अंदर खाने से खबर ये है कि ज्यादातर लोगों ने यस चुना है। अब इसके क्या संकेत? हाँ, शुरुआती तौर पर यह खबर आ रही है कि यस की तरफ ज्यादा है, लेकिन एक बड़ी जो बात है इसमें यह कि जो बांग्लादेश के जो आम लोग हैं उनको इस रेफरेंडम की जो बारीकियां है, जो पॉइंट्स है, चाहे वो संविधान के बदलाव की बात हो, चुनाव आयोग को ताकत देने की बात हो, राष्ट्रपति को ताकत देने की बात हो, और भी बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव इसमें हैं, उनकी बहुत बारीकी से जानकारी उनको नहीं है। उनको सिर्फ ऑप्शन दिया गया यस और नो, और यस में उन्होंने अभी जो शुरुआती तौर पर दिख रहा है, तो जिस तरह से प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि ये बड़ा चैलेंज आगे आने वाले समय में होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर एक काउंसिल बनेगी, 180 दिन से ज़्यादा के वक्त में वो पूरा एक खाका तैयार करेगी, किस तरह से बदलाव होगा, क्या चीज़ें होगी। और फिर जिस बात का जिक्र प्रोफेसर साहब कर रहे थे, एक बड़ी चुनौती ये भी है, हमने जो अगस्त 2024 में वहाँ पर देखा था उसमें नज़र आया था कि जो यूथ है वो सड़कों पर था बहुत बड़े पैमाने पर, और उनके दबाव में क्योंकि शेख हसीना को वहाँ से निकलना पड़ा और वो भारत में उनको शरण लेना पड़ा और उनकी सत्ता चली गई, तो वो जो पॉइंट्स उस वक्त बनाए गए थे उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए पूरा जो रेफरेंडम है, इनके जो पॉइंट्स है, जो प्रस्ताव, वो पूरे रखे गए हैं। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से हमने अगस्त में देखा था कि बहुत भारी विरोध हुआ था, उसका उतना असर वोटिंग के लिहाज से हम उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर
उन युवाओं का असर जिन्होंने शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किया इतना ज़्यादा ज़मीन पर होता तो शायद बीएनपी आज पीछे होती, और क्योंकि एनसीपी वही पार्टी है जो शुएब, आप उन्हीं ये युवाओं कह की रहे मानते हैं हैं कि जो जिंजी थे उनका जी। इम्पैक्ट इस इलेक्शन के रिजल्ट पे, इस मैंडेट पर नहीं है? हाँ, कम उसका नजर आ रहा है। वो इस लिहाज से कि अगर उनका असर इतना ज्यादा होता तो जो एनसीपी जो नई पार्टी बनी और जमात से उनका गठबंधन हुआ तो वो जीत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते, लेकिन बीएनपी यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रहे। तो यानी कि जो युवा है उन्होंने भी इस बात को चुना कि वो जो जमात इस्लामी की जो विचारधारा है वो उसके साथ नहीं है, बल्कि बीएनपी उनको थोड़ा सेकुलर उनको लगी, और ये लगा कि शायद तारिक रहमान बहुत दिनों के बाद, इतने 17 सालों के बाद वो लौटे हैं लंदन जैसे शहर में या ब्रिटेन में वो रहे हैं, तो उनका जो मिजाज है जो बीएनपी का एक परंपरागत रहा है वो शायद उसमें बदलाव आया होगा, तो उसके साथ वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम जो रुझान या नतीजे अभी जो आ रहे हैं उनको अगर देखें तो यही चीज़ें नज़र आ रही है। अब जिम्मेदारी तो यकीनन तारिक रहमान की सबसे ज़्यादा रहेगी कि वो इसको कैसे आगे लेकर चलते हैं। एक जो छवि रही है बीएनपी की जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है शुरुआत से ही खालिदा जिया के ज़माने से, वो यही रही है कि बहुत ज़्यादा अलग वो जमात इस्लामी से उस वक्त नहीं दिखती थी, लेकिन अब आमने सामने उन्होंने लड़ाई लड़ी, पहले गठबंधन भी रहा, तो क्या वो उस छवि से बाहर निकल पाएंगे? और जो बांग्लादेश और ख़ासतौर पर अगर हमारे देश के लिहाज से बात करते हैं हम, भारत के लिहाज से, तो बहुत अच्छे रिश्ते खालिदा जिया के ज़माने में भारत के साथ नहीं रहे। तो अब क्या चीज़ें बदलेगी या उस तरह की चीज़ें नज़र आएगी, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, इन चैलेंजेस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन आज एक जो सबसे बड़ी चीज दिखी वो ये कि जगह जगह से हिंसा की खबरें भी सामने आई, बूथ कैप्चरिंग की खबरें सामने आई। ये भी खबर आई कि भाई जबरदस्ती जो वोटर्स हैं उनसे वोटिंग करवाई गई, मतपत्र जो हैं उस पर थप्पे लगवाए गए और कई उम्मीदवारों के साथ भी मारपीट हुई है। इसके बाद बांग्लादेश की जो स्थिति पिछले कई महीनों से दिख रही थी उसकी याद एक बार फिर से आ गई। हालांकि मोहम्मद यूनुस ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस बार जो चुनाव होंगे बिल्कुल निष्पक्ष होंगे, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं होगी। आज भी जब वोटिंग करने के लिए पहुंचे तो कह रहे थे कि बांग्लादेश का नया ये जन्म हो गया है। भारद्वाज साहब, आप इस तरह की तस्वीर जो आज वोटिंग के दिन भी उभर कर सामने आती है उसमें आप बांग्लादेश को आगे स्थिर होते हुए देख रहे हैं? अगर बीएनपी की सरकार बन जाती है तो स्थिर हो पाएगी, तस्वीर बदलेगी? देखिए मुझे एक बात तो समझ में नहीं आती कि ये बांग्लादेश कितने बार जन्म लेगा। 1947 में भी जन्म लिया, 1971 में भी जन्म लिया, 2008 में भी जन्म लिया था, और फिर अब 2026 में फिर चौथी बार जन्म ले रहा है। कितनी बार जन्म लेगा ये मोहम्मद यूनुस कह सकते हैं पहली बात। लेकिन 2-3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए, बांग्लादेश में 91 चुनाव हुआ, 96 में चुनाव हुआ, 2001 में हुआ, 2008 में हुआ। वो बहुत पार्टिसिपेटरी चुनाव हुआ, और आप देखिए वोटिंग जो परसेंटेज था वो लगभग 80%, 85% वोटिंग परसेंटेज गया। आप ये वाला चुनाव देखिए, इसमें अभी भी ऑफिशियल जो आंकड़े आए हैं वो भी 47 पॉइंट कुछ % वोटिंग हुआ है। यानी कि लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया। एक उत्सव की तरह जो मानते थे वो उत्सव की तरह इन चुनावों को नहीं माना। दूसरी बात कि मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव जो पिछले 3 चुनाव हुए, 2014 का, 2018 का, 2024 का चुनाव हुआ, ये चुनाव उन चुनावों से कहीं भिन्न थे, क्योंकि उन चुनावों पे भी सवाल उठाए गए थे कि ये पार्टिसिपेटरी नहीं है, फ्री एंड फेयर नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, क्रेडिबल नहीं है। तो ये चुनाव कैसे मीनिंगफुल, क्रेडिबल हो सकते हैं जब एक बड़े राजनीतिक दल को आपने कंटेस्ट से बाहर रखा, और जनता ने 50% से ज्यादा जनता ने चुनाव में भागीदारी नहीं दिखाई। उसमें भी 47%, ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, पता नहीं हकीकत में कितना % वोट पड़ा है, ये तो वहां का, क्योंकि कोई उत्सव वहां पे था नहीं। अब बात आती है कि देखिए वोट रिगिंग और मैनिपुलेशंस, ये तो सत्ता पक्ष में कौन बैठे हुए थे, उन्होंने ही चुनाव कराए हैं। उन्होंने कोई ऐसा चुनाव तो नहीं, उन पे बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे, एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, तो वो भी। और माइनॉरिटी कम्युनिटीज को किस तरीके से, क्योंकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनको किस तरीके से वोटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया गया होगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है, कौन कितना उसको हकीकत में बताएगा। तो ये बात मान के चलिए कि बांग्लादेश का कोई बहुत ज़्यादा जो 1.5 साल में जिस तरीके से, मैं तो कहूँगा कि एनवायरनमेंट जो पॉलिटिकल था उसमें गिरावट ही आई है, कोई सुधार नहीं हुआ। और जो
जो जुलाई रिवोल्ट हुआ था, जिसको मानसून रिवोल्यूशन हम कहते हैं, उसमें वो जो असल में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे स्टूडेंट, वो आज रिग्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने इस बांग्लादेश की बात थोड़ी करी थी जो जिस तरीके से कट्टरपंथ माइनॉरिटी कम्युनिटीज पे अटैक हुआ, लिबरल डेमोक्रेटिक मुस्लिम लोगों पे अटैक हुआ, महिलाएं जो थी एनसीपी की जो मेंबर थी, जिस दिन एनसीपी ने जमात इस्लाम के साथ में अलायंस किया, सारी महिलाओं ने एनसीपी से रिजाइन कर दिया कि नहीं, हम इससे एसोसिएट नहीं होने जा रहे। तो वहां पे एक तरीके से अभी भी बहुत बड़ा एक फियर फैक्टर बना हुआ है। और बांग्लादेश की जो अपनी एक अस्मिता है, जिसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस 1971 में दिया, वो आज भी उस पर खतरा बना हुआ है और जनता विश्वास नहीं कर रही। अब आप इलेक्टोरल प्रोसेस क्रिएट करके बेसिकली किंग के द्वारा मैनेज किया हुआ चुनाव करके आप उस प्रोसेस को एंडोर्स कर लिया, लेजिटिमेट कर दिया इस चुनाव से, ये बात पक्का है। और उसके पक्ष में कौन खड़े हुए हैं, किन्होंने रिवोल्ट कराया, कौन शेख हसीना के पाकिस्तान था, अमेरिका था, और उन्हीं के माध्यम से ये एंडोर्स करने का प्रयास किया जा रहा है जी। अभी भी। और यही कारण है कि बांग्लादेश आगे भी स्थायित्व की तरफ नहीं बढ़ेगा। अभी आगे भी वो माइनॉरिटी के लिए सेकुलर डेमोक्रेटिक लिबरल जो बंगाली राष्ट्रवाद में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके लिए अभी भी एक चिंता का विषय बांग्लादेश में बना हुआ है। और यही कारण है कि ये राजनीतिक अस्थायित्व की तरफ धकेलेगा बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश का जो चुनाव है, इस पर जो नजर है वो पूरी दुनिया की बनी हुई है कि क्या एक लोकतांत्रिक स्थिरता बांग्लादेश में इस चुनाव के बाद आ जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश के जो पड़ोसी देश हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और इंडिया के लिए तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश में एक राजनीतिक स्थिरता स्थापित हो और एक सरकार वहां पर चले। लेकिन यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठे, जिसका जिक्र अभी भारद्वाज साहब आपने भी किया कि शेख हसीना भी ये कहती नजर आई कि ये तो चुनाव पूरी तरीके से फर्जी है, इसे रद्द कर देना चाहिए। शुएब, अगर ये नतीजे हम देखें जो अभी भी हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर बीएनपी अभी भी लीड करती हुई नजर आ रही है, ये जनता का प्योर मैंडेट है या फिर आप इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण मांग रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी बात की कि बीएनपी जो है मैदान में है, जमात इस्लामी मैदान में थी, आवामी लीग थी नहीं, तो क्या ये वोट शिफ्ट हो गया, पूरी तरीके से शिफ्ट हुआ? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी है, कोई भी राजनीतिक पार्टी है जिसका विरोध है या जनता उसको समर्थन करती है, तो उसको बाहर निकालने का अधिकार भी जनता को होता है। ये नहीं कि आप बैन लगा दें। आप शेख हसीना से नाराज थे या शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग वहां पर अगर थी, कम से कम उसको चुनाव आप लड़ने देते, चुनाव लड़ते, जनता उसको वोट न देती, वो खुद बाहर हो जाती। लेकिन इससे मैसेज यही गया कि आपने उसको बैन कर दिया और उसके बाद एक बड़ी आबादी, एक बड़ा जो प्रतिशत जो अवामी लीग को वोट करता रहा है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। खासतौर पर जो अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे लोग जिन्होंने 2001 से 2006 तक की जो सत्ता है उसको देखा और उसके विरोध में वो लोग रहे कि बीएनपी और जमात ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा या तमाम बातें जो भी नजर आई, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब उनको चुनना था। दो तरह के लोगों में, या जमात और बीएनपी, उनके पास ऑप्शन था। तो अब लोगों ने बीएनपी की तरफ अपना जो भरोसा है वो ज्यादा जताया। उनके पास तीसरा कोई ऑप्शन नजर नहीं आया जो अवामी लीग के तौर पर था। ऐसे जो लोग थे जो जमात की विचारधारा से बिल्कुल उसकी मुखालफत करते रहे हैं, उसके विरोध में रहे हैं, उन्होंने ये सोचा कि अब अवामी लीग तो नहीं है, इसलिए वो बीएनपी की तरफ आ गए। तो एक बड़ा प्रतिशत बीएनपी को सीधा अवामी लीग का जो वोटर था, जितना भी, वो उधर शिफ्ट हो गया। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो बढ़त है, उसका जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। जमात इस्लामी के नंबर जो जीत के हैं, और आप अभी देख लीजिए बीएनपी के नंबर, वो जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। नंबर्स भी लगातार बदल रहे हैं, इसलिए दर्शकों को भी अपडेट करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें अब 100 सीटों के रुझान जो हैं वो सामने आ चुके हैं। जो 100 सीटों के रुझान है वो हम आपको टैली के जरिए दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में 100 सीटों पर रुझान सामने आ रहे हैं। 299 सीटों पर इस बार वोटिंग हुई है, चुनाव हुए हैं। हालांकि 350 सीटें वहां पर होती हैं, 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, 300 सीटें, लेकिन एक सीट पर उम्मीदवार के निधन की वजह से
199 सीटों पर इस बार चुनाव हुए और इसलिए बहुमत का आंकड़ा जो है वो 150 है। अब जो 100 सीटों पर रुझान सामने आया उसमें बीएनपी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बनकर बांग्लादेश में उभरती हुई नजर आ रही है, तो वहीं जमाते इस्लामी इस वक्त 22 के नंबर पर अटकी नजर आ रही है और जो अन्य उम्मीदवार हैं उनका टैली इस वक्त आप देखेंगे तो सिर्फ 4 है। यानी कि 100 सीटों पर अब जो तस्वीर साफ हो रही है उसमें बीएनपी कहीं ना कहीं लीड लेती हुई नजर आ रही है और ये तस्वीर बताता है कि इस बार बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार जो है वो बनती हुई दिख रही है। शुएब, लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि क्या बदलने वाला है। 2001 और 2006 में जब खालिदा जिया के नेतृत्व में सरकार बनी थी तब बड़े आरोप लगे थे कि हवा बहन से सरकार जो है वो चल रही है, हवा बहन में सारे जो फैसले हैं वो हो रहे हैं। हवा भवन बाद में शेख हसीना ने नष्ट करवा दिया, लेकिन अब क्या बदल जाएगा? अब जब हम 2026 में बात कर रहे हैं, तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या बदलने वाला है बांग्लादेश में? देखिए, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें पिछले कुछ सालों में वहाँ बदली है और इसीलिए हम कह सकते हैं एक बड़ी जिम्मेदारी। अब अगर इसको मैंडेट, जाहिर सी बात है बांग्लादेश की जनता ने अगर ये मैंडेट दिया है और उसने वोटिंग की है, तो हम ये कह सकते हैं कि तारिक रहमान पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उस बांग्लादेश की जो छवि पिछले कुछ महीनों में या फिर 2024 के बाद से देखा है कि जिस तरह से वहाँ हिंसा हुई, तमाम तरह के जो आरोप है वो लगते रहे उस सरकार पर, तो क्या उन तमाम चीज़ों से आगे निकलकर वाकई सबको साथ लेकर चल पाएंगे तारिक रहमान? एक छवि जो बीएनपी की रही है उससे आगे बढ़ पाएंगे तारिक रहमान? जो पड़ोसी देश है, खासतौर पर अगर भारत के से जिस तरह से उनके रिश्ते रहे हैं शेख हसीना के बाद से बांग्लादेश के, क्या वो चीज़ें बेहतर हो पाएगी? ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ेगी। लेकिन जो एक इतिहास हम देखते हैं उससे नज़र आता है कि चीज़ें बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। चाहे वो अंदरूनी मामला हो बांग्लादेश का, खासतौर पर जिस तरह से प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे कि अगर इतनी सीटें जीतने में एनसीपी और जो जमात इस्लामी का गठबंधन है वो कामयाब हो जाता है, एक बड़ा जो गैप जीत का नहीं रहता है और विपक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत वहाँ हो जाता है, तो भी बहुत मुश्किल आएगी बीएनपी को सरकार चलाने में। और जो भी एजेंडा जमात का और उनके सहयोगियों का है फिर उसको भी लागू करने की कोशिश होगी और दबाव बनाने की सरकार पर। तो बहुत सारी चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि अभी शुरुआती तौर पर हम कह देंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हो। इंतज़ार करना होगा। अभी चूंकि सुबह तक जो स्थिति है वो और ज़्यादा साफ होगी, फिर वहाँ चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा की जाएगी, सरकार नया किस तरह की उसमें चीज़ें होगी, क्योंकि महिलाओं का बड़ा मसला है वहाँ पर। खुद देखिए कि एक भी कैंडिडेट को जमात ने महिला को टिकट नहीं दिया, माइनॉरिटीज को एक को टिकट दिया है सिर्फ जमात ने। अगर हिंदू की बात करते हैं, जितने भी उम्मीदवार उन्होंने उतारे उसमें से, इसी तरह से बहुत ज्यादा जो प्रतिनिधित्व है वो बीएनपी ने भी ना महिलाओं को दिया, ना ही अल्पसंख्यक हिंदुओं को। चलिए, फिलहाल जो तस्वीर उभर रही है उसमें ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि किसकी सरकार बांग्लादेश में बनने जा रही है, लेकिन सुबह तक जब रुझान बिल्कुल क्लियर होंगे, सीटों पर मैंडेट पूरी तरीके से आ जाएगा, तभी पता चलेगा कि बांग्लादेश की आवाम ने किसे अपना प्रधानमंत्री चुना है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी।